अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोज़नामा। शो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि कमेंट्स के अंदर जिस तरह आप लोगों ने अपना इनपुट दिया और आप लोगों ने अपनी राय बताई कि किस तरह जो कॉल्स हमने दी, आप लोगों ने उनको एग्ज़ीक्यूट भी किया और कमेंट्स के अंदर आपने बताया। आज भी हम कॉल्स को लेके भी डिस्कशन करेंगे और मार्केट को भी लेके डिस्कशन करेंगे। मुइज़ पहले अगर मैं मार्केट की तरफ आऊँ, तो आज हफ्ते का पहला दिन था और आज भी हमने देखा मार्केट ने 2000 पॉइंट्स मज़ीद गेन किए। ओवरऑल आज का मोमेंटम कैसा था? कौन से सेक्टर्स ज़्यादा परफ़ॉर्म किए आज के दिन? मार्केट तो बहुत ही अच्छी चल रही है आजकल। 1,87,500 पर पहुँच चुकी है और जो हमारा करंटली रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है यहाँ पर, वो 1,88,000 का है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा रुके या फिर डायरेक्ट 1,91,000 के पास जाके रुके। तो हम देखते हैं, लेकिन हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करनी है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम टोटल केएसई 100 इंडेक्स के अंदर 39 करोड़ के थे और केएसई ऑल की बात करें तो 88 करोड़ शेयर का वॉल्यूम था, मतलब 88 करोड़ का। और टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स के अंदर सबसे टॉप पर तो कमर्शियल बैंक्स की थी, उसकी ही मेन पॉइंट्स होते हैं। पूरे केस 100 का 25% जो है वो बैंकिंग सेक्टर का ही होता है। तो एक्सक्लूडेशन के सबसे ज़्यादा पॉइंट थे, उसके बाद ऑयल एंड गैस, सॉरी, सबसे सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स के, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सक्लूडेशन और कुछ पॉइंट्स सीमेंट और फर्टिलाइज़र के भी एडेड थे। और बैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर एचबीएल और सेकंड पर मीज़ान था। मोहित, हमने सीमेंट सेक्टर को भी आज पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते देखा है। कल हम डिस्कस भी कर रहे थे हफ्तानामा में कि 7.2% सेल्स जो है वो सीमेंट सेक्टर की इंक्रीज हो चुकी हुई है। ओवरऑल सारी खबरें भी अभी पॉजिटिव ही हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी सारे इंटैक्ट ही हैं और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट भी अभी स्टेबल ही है। अभी तो एक खबर ये भी आ रही थी कि जो पी स्टॉक्स हैं वो शायद उसका नेक्स्ट राउंड जो है वो इस्लामाबाद में इट विल टेक प्लेस। मुझे मैं बिल्कुल। स्पेसिफिक स्टॉक्स की तरफ आना चाहूंगा, इसके बाद हम बाकी चीजों पे चलते हैं। अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो हमने देखा क्यूटेक की कॉल जब हमने लास्ट वीक दी, उसके बाद भी फ्राइडे की क्लोजिंग क्यूटेक की काफी अच्छी आई और आज भी दिन हमने देखा क्यूटेक में अच्छा हमने मोमेंटम देखा। तो आप क्या बताइए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब हम अपने ऑडियंस को कुछ स्टॉक बताते हैं, तो अगर किसी स्टॉक का टारगेट प्राइस रीच हो जाए तो क्या उसको सारा सेल कर देना चाहिए या कुछ हिस्सा उसको होल्ड करना चाहिए ताकि मजीद प्रॉफिट्स लिए जा सके? देखिए, मेरा जो मकसद होता है ना, वो होता है मेरा नहीं बल्कि हर किसी का स्टॉक में जो भी काम करता है उसका मकसद होता है प्रॉफिट बनाना, पैसा बनाना। ठीक है? और मैं जो कॉल देता हूँ वो बाय टुडे सेल टुमारो या फिर वीकली कॉल्स होती हैं और टारगेट भी इसके अंदर मैसिव होते हैं। अगर हम बात करते हैं जावेदान कॉर्पोरेशन की, तो 147 हम्म। पे दिलाया था और 160 पर उन्होंने क्लोज़ कराया। तकरीबन 8% का रिटर्न उसके अंदर आपको मिल गया और विथिन अ वीक अगर ये रिटर्न मिल रहा है, तो इट्स टू गुड। उसके बाद सेम डीजी खान के अंदर मैंने बाइंग कराई थी ₹223 पर और ₹235 का टारगेट जैसे, तो 4 या 5% तक का रिटर्न इसके अंदर बन रहा था। तो वो भी विथिन अ वीक आपको मिल गया, तो वो भी अच्छा हो गया और 235 का टारगेट हमारा इसका भी अचीव हो गया है। ₹160 का हमारा जावेदान कॉर्पोरेशन का टारगेट भी अचीव हो गया। दोनों शेयर से टारगेट अचीव हो गए हैं। इसके बाद क्यूटेक के अंदर मैंने अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखा था। मैंने आपको बताया भी था कि 1:4 की रेशियो वाली है, ₹2 का लॉस है और ₹8 का प्रॉफिट है। ₹52 हमारा टारगेट प्राइस था, लेकिन उसकी आज की क्लोजिंग आई है तकरीबन 54 के पास, ₹54 के पास क्लोजिंग आई है। तो अगर सेल नहीं किया है किसी ने, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि प्रॉफिट टेक कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स मिल जाते हैं हमें बाद में वापस बाइंग करने के लिए, या फिर क्यूटेक या हमें नीचे मिल जाए, क्या पता। तो इसके अंदर हमें जो है वो 20% का प्रॉफिट, 20 टू 25% तक का प्रॉफिट सिर्फ क्यूटेक में हुआ है स्टैंड अलोन। और जो चौथी कॉल हमारी जो मैंने वीकेंड में ही दी है हफ्तानामा के अंदर, तो वो थी पाक कतर की, वो स्टिल कंटिन्यू है और सिर्फ आज 50 पैसे प्लस हुआ है। ₹1 प्लस हुआ था, लेकिन 50 पैसे प्लस के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो हम क्लोजिंग ही काउंट करेंगे। मुझे लगता है कि ये अभी भी कैरी फॉरवर्ड करके चलनी चाहिए पाक कतर को, और आगे जाके जो हमारे ₹26 ₹27 के टारगेट्स हैं, या ₹28 तक भी अचीव हो जाएँगे ईज़िली। मोहित, मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम चीज भी होगी कि ऑयल की ओपनिंग मंडे की भी काफी अहमियत रखती है। तो ऑयल की कैसी ओपनिंग थी मंडे वाले दिन? देखिए, पार-पार जिसको कहते हैं ना, सेम टू सेम रेट के पास ही ओपनिंग थी और ऑयल जो है हम्म। वो एक बैंड के अंदर इस वक़्त फँसा हुआ है 69 से लेकर 67 तक। इसी के हम्म। दरमियान मूव कर रहा है और अभी 68.28 पे ट्रेड कर रहा है ऑयल। तो जैसे कि पहले, अगर हम जंग से पहले की बात करते हैं, तो ऑयल जिस तरह ट्रेड कर रहा होता था नॉर्मल, और उसका कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता था, उसी तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, कोई इम्पैक्ट ख़ास नहीं आ रहा है इसका मार्केट के ऊपर अभी। वो तो ऑयल से रिलेटेड ही अभी ये भी हमारे पास खबर आ रही थी कि ओपेक ने भी डिसाइड किया है कि जो अपनी ऑयल प्रोडक्शन है 180,000 बैरल्स जो है पर डे बढ़ा देंगे अगस्त से। और इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ज्यादा इंक्रीज होगा जून और जुलाई के हिसाब से। और इससे एक रीजन तो ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ओपनिंग है उससे भी एक स्टेबिलिटी आई है। सवाल मेरा ये होगा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं क्या वो ज्यादा मजीद अंडर प्रेशर रहेंगी या इसका इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान की इन्फ्लेशन या इम्पोर्ट बिल के ऊपर आ सकता देखिए, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ ना, मार्केट के अंदर जो भी शेयर्स के रेट या फिर कमोडिटीज़ के रेट चल रहे थे, वो प्रॉपर्ली इकोनॉमिक्स के ऊपर चल रहे थे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है? अगर डिमांड आपकी लाख बैरल की है और आपके पास सप्लाई भी लाख बैरल की है, तो वो नॉर्मल चलेगा, और अगर सप्लाई कम है हमारे पास, तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट गिर जाएगा। और अगर
ओपेक की न्यूज़ आई है कि हम 1,80,000 बैरल से बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड जो है वो कंसेक्युटिव सेम ही रहेगी। तो ऑब्वियसली जो ऑयल प्राइसेज़ है उसके अंदर थोड़ा प्रेशर आएगा, वो थोड़ी नीचे आएँगी और उससे फिर पाकिस्तान को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इम्पोर्ट बेस बेस इकोनॉमी है और सबसे बड़ा जो हमारा बिल आता है, वो ऑयल का ही आता है, तो बेनिफिशियल रहेगा पाकिस्तान इसके लिए भी। मुझ मैं स्टॉक स्पेसिफिक जो हमने कॉल्स दी थी उसके ऊपर भी अगर मैं एक सवाल करूं कि जेवीडीसी किसी ने 160 के ऊपर सेल आउट किया, 50% किया, 50% होल्ड किया, ये तो ठीक स्ट्रेटजी होगी। पाक कतर किसी ने 22.74 पे बाइंग की भी और स्टिल होल्ड किया हुआ है, तो उसको होल्ड करना इस रेट पे ठीक होगा या अभी मजीद आगे हम इसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन अच्छी देख सकते हैं? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो 26 से ₹27 का है, ठीक है? ठीक है। आज की क्लोजिंग आई है तकरीबन ₹24 के पास। अब जो बंदा इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा है और वो एक्टिवली देख सकता है उसको, उस शेयर को स्पेसिफिकली या पूरी मार्केट को अगर देख रहा है, वो टाइम दे सकता है, तो उसके अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन द एंड उसका टारगेट हमारे पास ₹27 ही निकल रहा है। और अगर कोई देख ही नहीं सकता, उसको होल्ड ही रखना है, वो कहता है मैं मार्केट में देख नहीं सकता सिर्फ, तो नॉर्मल हर दिन आए, अगर ₹27 की रेंज आ रही है तो ₹27 पर सेल की लिमिट लगा के छोड़ दे। जब रेट आएगा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो सेल हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। बस सिंपल ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मीन्स एफएफएल के बारे में हमें पहले भी शोज में रोजनामा भी ऑडियंस ने कमेंट से पूछा था कि एफएफएल होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने इसकी 15 से 18 के बीच में बाइंग की हुई है इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये 21 या 22 पे जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे। क्या ट्रेडिंग के लिए भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है एफएफएल? देखिए, मार्केट जिस तरह की चल रही है ना, उसके अंदर खास मोमेंटम एफएफएल के अंदर आ नहीं रहा है। कंटिन्यूअसली 17.5 से लेकर 18.5 की रेंज में ही घूम रहा है। जिसने जमा भी किया हुआ है, उसका भी अभी ₹18 पे ही चल रहा है शेयर। तो इतने कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा, जो परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। एफएफएल के अंदर ही अगर आप वेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 3-4 महीने लग सकते हैं। और अच्छा, अगर जब इंटरेस्ट रेट कम होने की न्यूज़ आएगी, तो एफएफएल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिशियल है एफएफएल इंटरेस्ट रेट कम होने का। एब्सोल्युटली। अभी नेक्स्ट चीज तो एक मॉनेटरी पॉलिसी भी है और अगर वो भी आगे कम हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि मोमेंटम और ज्यादा बुलिश हो सकता है। मुइस अभी एग्ज़ैक्टली। करंट हम लेवल्स देखते हैं मार्केट के 2000 185 प्लस की क्लोजिंग आई फ्राइडे को, आज भी 2000 पॉइंट्स मार्केट ने गेन कर लिए तो 187 का लेवल भी रीच हो चुका है इस वीक का। और एक प्रोजेक्शन अगर हम देखें मार्केट को, आपको नेक्स्ट क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं जो मार्केट के हो सकते हैं? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं टेक्निकली लेवल्स की बात करता हूँ ना, तो एक बिल्कुल छोटा-सा लेवल है हमारे पास 188 का, और उसके बाद फिर 191 जो ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई ब्रेक करके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा और नए रेटों पर मार्केट चली जाएगी। एक तो ये चीज़ टेक्निकली हमें दिखती है, लेकिन मार्केट के अंदर जो ज़्यादा चीज़ परफ़ॉर्म करती होती है साइकोलॉजी, ठीक है? अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस वक़्त हारे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, क्योंकि मंदी बड़ी खतरनाक आई थी, 50,000 पॉइंट आपके निकल जाएँ 1 महीने के अंदर, तो लोगों का ठीक-ठाक नुकसान हुआ था और वो अभी भी कवर नहीं हुआ है। तो इस वक़्त भी अगर हम बात करते हैं, तो लोग बहुत सारे डरे हुए हैं। कोई भी, इवन मेरे पास भी जो क्लाइंट है, वो 100% इन्वेस्ट होना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि बैकअप के तौर पर हम कुछ कैश रखें, यानी कि अब तक कोई भी पॉज़िटिव इतना हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट इसी हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि नया हाई एक बार टच कर ले, या तो फिर 190 के अबव ट्रेड करा दे इसी वीक के अंदर। अगर ये हो जाता है, तो फिर हम अगला वीक अच्छा देखेंगे, क्योंकि इस वक़्त अवाम जो है वो प्रॉपर्ली उनका मोमेंटम पॉजिटिव नहीं हुआ है। वो 100% इन नहीं है मार्केट के अंदर, और जब हमेशा हमने देखा है कि मार्केट जब भी बढ़ती है, जब अवाम इन नहीं होती है मार्केट के अंदर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेज़ कम होंगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगी। हम बात करें कि सब होगा, और आपको भी पता है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर के ऊपर चलती है। मार्केट को पहले से सब पता होता है, 6 महीने आगे चलती है मार्केट नॉर्मल इकोनॉमी से। तो मार्केट आज से परफ़ॉर्म करना शुरू कर देगी मुझे लगता है, और कर चुकी है बल्कि पिछले हफ्ते से ही। अगर इस साल का हम स्टार्ट देखें, तो इस साल का स्टार्ट ही बहुत शानदार हुआ है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। आपने 2 बातें की, दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जो मंदी का जो साइकिल चला अभी, इससे पहले भी मंदी के साइकिल्स चलते रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आज से 5 महीने पहले हम भी लाइव आके भी और डिफरेंट तरीकों से ऑडियंस को सबको बता रहे थे कि सारी चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाएँगी, नॉर्मल हो जाएँगी, लेकिन मंदी के अंदर ही सबसे मुश्किल होता है अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को मैनेज करना और चलाना। वही हम स्टॉक स्पेसिफिक आएँगे ऑडियंस के स्टॉक्स की तरफ। ईफर्ट के बारे में और एसएसडीसी के बारे में बताइए। देखिए, एसएसजीसी तो मुझे लगता है कि अच्छा परफ़ॉर्म कर जाएगा, अर्निंग्स वगैरह भी बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम नहीं भी होते हैं, तो भी इसकी अर्निंग्स बेहतर आने की उम्मीद है, तो एसएसजीसी तो परफ़ॉर्म कर जाएगा। और दूसरा जो शेयर आपने कहा है, कौन-सा कहा दूसरा आपने? दूसरा ईफर्ट, ईफर्ट के बारे में। इफ एक एग्रो फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर फातमा फर्टिलाइज़र इज़ टू गुड। एग्रो होल्डिंग के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इफर्ट है, तो इफर्ट सेल करके एग्रो होल्डिंग में इन्वेस्ट कर दो। मुझे लगता है कि वो आपको 20-30% का गेन ईज़िली दे सकता है विथिन 6 मंथ्स। इफर्ट के अंदर मैं पर्सनली इतना कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एग्रो फर्टिलाइज़र में करो। वो ऑलरेडी ₹60 का ₹200 हो चुका है।
उसने अच्छे गेन दे दिए हैं। अब ना ही इसकी कोई ख़ास अर्निंग है और ना ही इतनी कोई ख़ास डिविडेंड यील्ड इसकी बन रही है। इसके निस्बत एफएफसी या एंग्रो होल्डिंग या फिर फातिमा बहुत अच्छा है। वही मैं फर्टिलाइजर सेक्टर का थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा। अभी हमने देखा है कि वैसे पॉइंट्स या तो बैंकिंग और फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार हमने वोटिंग में भी देखा कि एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, बैंक्स और सीमेंट ने ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। जब हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं, तो हम हमेशा एफएफसी का बताते हैं, लेकिन मैंने आपसे भी सुना, बताते रहते हैं कि फातिमा फर्टिलाइजर भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। तो क्या रीज़न है कि हम फातिमा फर्टिलाइजर के बारे में ज़्यादा डिस्कस करें फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर अदर देन एफएफसी? कोई खास फंडामेंटल चेंज बेहतर आए हैं फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर? देखिए, एफएफसी सब मैं या मेरी टीम या सब इसलिए डिस्कस करते हैं, वो सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी बात फौजी ग्रुप की कंपनी है और आई थिंक सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है फौजी ग्रुप। उसकी कंपनी है, अर्निंग्स अच्छी हैं, डिविडेंड कंटिन्यूअसली देती है, कैपिटल गेन देती है। तो कभी भी इन्वेस्टर्स को मायूस नहीं किया है एफएफसी ने, तो इस वजह से हर किसी की ज़ुबान पे एफएफसी ज़्यादा होता है। लेकिन जो फातिमा जिस तरह का शेयर है, वो पहले 30-40 का हुआ करता था, वो 50 का हुआ, 100 का हुआ, फिर 180 का आगे लगाया, अभी 150 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस फातिमा भी अच्छा ग्रुप है, आरएफएल ग्रुप की है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ क्योंकि उनको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना होता है, तो वो एफएससी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर फातिमा में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो परसेंटेज वाइज़ आपको अच्छा गेन मिलने के ज़्यादा चांसेज़ हैं फातिमा के अंदर, एफएफसी की निस्बत और एंग्रो होल्डिंग के अंदर। मुझे हमने एसएलजीएल में भी थोड़ा-सा मोमेंटम देखा था फ्राइडे वाले दिन। तो एसएलजीएल फंडामेंटली कितना साउंड है इस बारे में बताइएगा और ट्रेडिंग के लिए कितना अट्रैक्टिव हो सकता है ये अगर इस वीक की हम बात करें? अर्निंग्स अच्छी हैं एसएलजीएल की और अगर हम बात करते हैं इस वीक की, तो मुझे लगता है कि साढ़े 19-20 रुपए तक जा सकता है। अभी सवा 18 के पास ट्रेड कर रहा है एसएलजीएल। तो मुझे लगता है 20 रुपए के तक की इसके अंदर एक बाय कॉल बन सकती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं भी किसी भी शेयर के अंदर इतना श्योर नहीं हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमारी विनिंग स्ट्रीक जा रही है वो खराब हो जाए। तो इसलिए हम गिन-चुन के देख-दाख के आइटम निकालेंगे ताकि आपको प्रॉफिट ही हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं इस वीक की बिल्कुल। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस बारे में भी बताइएगा? जैस देखें, मार्केट के अंदर ना प्रॉफिटिंग आपने करते हुए ही रहना है। कहीं भी हुँ, आपने ये सोचा ना कि मार्केट यहाँ सीधी-सीधी है, मैं तो शेयर सेल नहीं कर रहा, होल्ड करूँगा, तो वही आई थिंक आपकी पोर्टफ़ोलियो का हाई मार्क टच होगा और उसके बाद से नीचे चले जाएगा पोर्टफ़ोलियो। तो बेहतर है कि प्रॉफ़िट टेक करते रहें, जो मैं शेयर बताऊँ, जो आपने खुद लिया हुआ हो, प्रॉफ़िट के अंदर हो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट जो है वो बुक कर देना ताकि आपको कोई और शेयर नीचे मिल जाए, एग्ज़ैक्टली वही शेयर जो आपने सेल किया है, वही नीचे मिल जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर चांसेस हमेशा मिलते हैं। जब हुँ, 1,80,000 हमारा जो टारगेट अचीव होता है इस साल के स्टार्ट के अंदर, जनवरी के अंदर, हुँ, तब भी हमने लोगों को बोला था सेल करो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेल नहीं किया। उसी वक़्त 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की इंडेक्स की बातें शुरू हो गई थी, क्योंकि हर कोई तेज़ी के अंदर था। लेकिन हम प्रॉफ़िट टेक करा रहे थे। अब वही शेयर किसी को नहीं पता था जंग हो जाएगी, ना मुझे पता था, ना आपको पता था। लेकिन जंग हो हुँ, गई, T+1 वाला मसला हो गया, सब हो गया, लेकिन इतने नीचे शेयर मिल गए और उस वक़्त बड़ी बात ये है कि किसी के पास भी कैश इतना अवेलेबल नहीं था नीचे बाइंग के लिए। सबके हुँ, पास 1,80,000, 1,90,000 का माल पड़ा हुआ था। तो अगर अभी भी सेल नहीं करेंगे, तो अगर एक बार अपनी गलती कर दी आपने, उस गलती से सीखे नहीं अभी तक, तो फिर कौन ही आपको हुँ। सिखा सकता है। तो प्रॉफ़िट टेकिंग आपने लाज़मी करनी है ताकि नीचे फिर आप कुछ ना कुछ बाय कर सकें। मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा ये सारी स्ट्रैटेजीज़ और एनालिसिस ये सारी टॉपिक्स हम फ्री में अपने क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगर हमारे से अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो ये सारी सर्विसेज़ आपके लिए फ्री हो जाती हैं। जिसमें अकाउंट ओपनिंग से लेके पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो आपने, आपको ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी चाहिए हो और इसके साथ 26 लाइव ज़ूम सेशंस जिसमें आपका कोई भी सवाल हो स्टॉक से रिलेटेड अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड की जाती हैं। साथ में अगर आपने ऑर्डर लगवाना हो या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपने कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपका सवाल हो, हर तरीके से आपको टीम स्टॉक अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान है। आपने एक व्हाट्सएप करना है 0301 0301246। मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि आपके जितने भी सवाल हैं, हमने कोशिश की कि उन सबको कवर करें, लेकिन हम सिर्फ शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में ही एडवाइस करते हैं। किसी ने हैशफॉल का पूछा था, तो नॉन शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में हमारी एडवाइस होती नहीं है। इसी के साथ ये था आज का पीएसएक्स रोज़नामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और स्पेशली आज आपने ये भी ज़रूर बताना है कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और जो कॉल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप कितना प्रॉफिट में हैं और कितनी कॉल्स आपने उसमें से बुक की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मोइज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.